तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा मन इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करने का है तो कैसे अकाउंटिंग करूँगा। हमने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जिसकी कीमत $1,00,000 है और 5% का बॉन्ड है। इसका मतलब हमें 5% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, पर हम इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। हमने कुछ इशू कॉस्ट इनकर की $2,000 की, इंटरेस्ट हर साल के एंड में हमें मिलेगा और जब ये बॉन्ड रिडीम होगा तो हमें प्रीमियम मिलेगा 5,960 का। मतलब 1,00,000 का बॉन्ड है, प्रीमियम हमें मिलेगा 5,960 का, प्लस हमें हर साल 5% के रेट पे इंटरेस्ट इनकम भी होगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी सामने वाली पार्टी करेगी जिसे हम रिसीट्स बोलेंगे। इस बॉन्ड का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 8%। तो सबसे पहले तो इरादा जानने की कोशिश करते हैं कि इरादा ये है कि हम इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, मतलब 3 साल के पीरियड के दौरान इसे होल्ड करेंगे। 3 साल का बॉन्ड है। अगर इरादा बदलता है तो उसकी अकाउंटिंग बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि हम इसे होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या इनिशियल कॉस्ट होगी? हमने इसलिए 1,00,000 के बॉन्ड के लिए सिर्फ 95,000 पे किए हैं। हमें ये डिस्काउंट पे भी मिला है और सामने वाली पार्टी हमें प्रीमियम भी देगी। डिस्काउंट पे मिला है, हमारी जेब से तो 95,000 ही खर्च हुए, 2,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने इनकर किया। तो फाइनेंशियल एसेट्स के केस में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करते हैं और वो इस कैटेगरी में आता है कि हम उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड होगी। अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे भी मेजर करते हैं तो भी इसका अंडरलाइंग एसेट कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज है, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, उस केस में भी हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजरमेंट करते हैं तब भी। पर अगर हमने इसे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए लिया है उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू पे वो नहीं आ सकती है। फेयर वैल्यू उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं कंसिडर करता है और हम उसे मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। इस केस में अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट 95,000 के अमाउंट देने से मिली है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें 2,000 की ऐड होगी। इनिशियल मेजरमेंट होगा 97,000 का। इसके ऊपर हम 8% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। जो इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉग्नाइज करेंगे PNL में वो 8% होगा 97,000 का और वो रिकॉर्ड होगा 7,760 का अमाउंट PNL में रिकॉर्ड होगा। अब हमें पेमेंट मिला 1 साल के बाद $5,000 का और 1 साल के बाद इस एसेट की कीमत होगी 99,760। ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे हम PNL में 7,981 का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट हमें फिर मिलेगी 5,000 की, तो बैलेंस होगा 102,741 का बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारे अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग हमें बैलेंस देती है 102,741 का, जो कि तीसरे साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे 8% के रेट पे, फिर पेमेंट मिलेगी 5,000 की और ये तीसरे साल के एंड में हमारा एसेट सेटल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी हमें जो पेमेंट करेगी वो ना सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 5,000 का, वो हमें प्रीमियम का रीपेमेंट भी करेगी। 1,00,000 का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे, 5,960 का प्रीमियम अमाउंट भी रीपे करेंगे और इस वजह से हमारा ये फाइनेंशियल एसेट सेटल हो जाएगा 3 साल के बाद। इस तरीके से पहली कैटेगरी में अकाउंटिंग होती है जब हम हेल्ड टू मैच्योरिटी तक इसे रखना चाहते हैं। पर अगर हमारा इरादा बदल चुका है तो हमें इसे फेयर वैल्यू पे भी मेजर करना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो फेयर वैल्यू 1 साल के बाद हमें पता लगती है कि 1 साल के बाद इस बॉन्ड की मार्केट में कीमत है 1,10,000 और दूसरे साल के बाद इसकी कीमत है 1,04,000। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए क्योंकि हमें अब इसे रीमेजर भी करना पड़ेगा और इस डिफरेंस को हमें फेयर वैल्यू थ्रू OCI दिखाना है, क्योंकि ये उस कैटेगरी में आ चुका है जिसमें हमें इसे मैंडेटरीली रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो इनिशियल अमाउंट इसमें भी 97,000 का होगा। इंटरेस्ट इनकम हम अभी भी 8% के रेट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। पेमेंट हमें अभी भी 5,000 मिल रहा है। जो बैलेंस होगा वो निकल के आता है 99,760। पर बात यहीं नहीं रुकेगी, ये तो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ। अब हम कह रहे हैं कि हम इसे रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो ये 99,760 का अमाउंट अब रीमेजर होगा और अब ये रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अमाउंट पे और वो अमाउंट है 1,10,000। अब 1,10,000 और 99,760 का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन के रूप में रिकॉग्नाइज होगा और हम कामयाब हो जाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजर करने में। पर हमने इंटरेस्ट इनकम अभी भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे रिकॉर्ड की। पेमेंट्स कैश फ्लो में वही जाएंगी जो हमारी तय हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज हैं, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, बट उसका रीमेजरमेंट साल के एंड में हमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे किया। अगले साल ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,10,000 ज़रूर है,
पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने हेल्ड टू मैच्योरिटी के लिए रिकॉर्ड की थी। जो इंटरेस्ट इनकम हमने हेल्ड टू मैच्योरिटी के लिए रिकॉर्ड की थी वो थी 7981 का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया था। ओपनिंग बैलेंस था 99,760। उसी अमाउंट पे हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजर करने के बावजूद भी जो इंटरेस्ट इनकम जो रिकॉर्ड होगी वो 7981 का अमाउंट ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम के रूप में रिकॉर्ड होगा। कैश पेमेंट हमें आज भी 5000 ही मिला और बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग जो आएगा वो 112981 का आएगा। पर हमें अब इसे रीमेजर करना है फेयर वैल्यू थ्रू OCI और मार्केट से पता किया तो पता लगा इसकी मार्केट में कीमत है 1,04,000। इस बार हमें नुकसान हो चुका है, 8981 का नुकसान हुआ जो हमने लॉस दिखाया फेयर वैल्यू थ्रू OCI में। पिछले साल गेन हुआ था, इस साल लॉस हुआ। ये अनरियलाइज गेन या लॉस है, इसलिए हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में दिखाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। अब अगले साल जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा वो 104,000 से ज़िंदगी की लड़ाई शुरू करेगा। पर इंटरेस्ट इनकम हम अभी भी जैसे हमने हेल्ड टू मैच्योरिटी में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया था वही इंटरेस्ट इनकम यहाँ रिकॉर्ड होगा। 8219 का इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे 5000 का और हमारे अकॉर्डिंग अभी तीसरा साल खत्म होने वाला है तो हमें प्रीमियम अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट पेमेंट सब एक साथ मिलेंगे और टोटल अमाउंट हमें इस बार रिसीव होगा 1,10,960। अब इसमें 1259 का हमें लॉस हो गया जो कि हम सेटल कर देंगे OCI में। इस एग्जांपल में मैंने इस एसेट को बीच में नहीं बेचा, हमने इसे रिकॉग्नाइज किया मैंडेटरीली फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, पर बेचना भूल गए। तो इस वजह से मेरा OCI का जो मूवमेंट था पहले साल 10,240 का गेन, फिर 8981 का लॉस और हम ये फाइनल लॉस भी OCI में रिकॉग्नाइज करेंगे। 1259 का लॉस OCI में रिकॉग्नाइज होगा और ये मेरा फाइनेंशियल एसेट निल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इस तरीके से मैं मेरी अकाउंटिंग करता हूँ जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजर करता हूँ। और यही एसेट अगर हमने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के पर्पज़ से खरीदा होता तो मेरी बुक्स में हम इसे 95,000 की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते और ये एसेट 95,000 के अमाउंट पे रिकॉर्ड होता। एक साल के बाद अगर इसकी कीमत मार्केट में 1,10,000 है तो हम 15,000 के डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाते और इस एसेट को हम फेयर वैल्यू थ्रू PNL के रूप में 1,10,000 की कीमत पे बैलेंस शीट पे दिखाते और PNL में 15,000 का गेन हम रिकॉर्ड करते। ये तीसरी कैटेगरी होती हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की। इस तरीके से मैं मेरा फाइनेंशियल एसेट जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है रिकॉग्नाइज करूँगा अपनी बुक्स में, PNL और बैलेंस शीट में।